बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। मेरा बहनोई बहुत ही आशिक मिजाज आदमी था। मेरी बहन हमेशा उसके बारे में यही बताती थी, लेकिन बताती थी तो बहुत ही हंसी मजाक के मूड में कि वो तो ऐसा ही है। मैंने कहा कि कहीं उसका किसी और के साथ कोई रिश्ता तो नहीं, तो कहने लगती थी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दूर दूर से लड़कियों को देखते हैं, उनको खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। मैंने अपनी बहन को कहा कि आप भी तो खूबसूरत हैं, तो कहने लगी कि मैं 3 बच्चों के बाद कहाँ खूबसूरत रह गई, लेकिन मैं बीवी हूँ उनकी, मेरा और मकाम है। मैंने कहा क्या ऐसा भी होता है कि मर्द अपनी जिंदगी में बीवी का मकाम एक औरत को देता है, लेकिन दिल बहलाने के लिए वो दूसरी औरत भी रख लेता है। मेरी बहन ने कहा कि देखो, मर्द ने जब बेवफाई करनी होती है तो वो औरत की किसी भी बात से नहीं रुकता। खूबसूरत औरतों के साथ भी बेवफाई हो ही जाती है, अमीर औरतों के साथ भी, और ऐसी औरतों के साथ जिन्हें लगता है कि उनके मर्द को तो कोई औरत पूछती भी नहीं होगी क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इसीलिए अपने आप पर कभी भी गुरूर नहीं होना चाहिए। मर्द की मोहब्बत पे गुरूर करने वाली औरत बेवकूफ होती है और उसकी वफा पर इतराने वाली औरत नासमझ होती है। आपको बस ये सोचना चाहिए कि उसने अगर आपसे शादी की है, आपको अपने बच्चों की माँ बनाया है, तो आप उसके लिए जरूर अहमियत रखती हैं, नहीं तो वो किसी और औरत से भी शादी कर सकता था। मैं अपनी बहन को कहती थी कि मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं जिससे शादी करूंगी अगर उसने किसी और की तरफ देखा तो मैं तो उससे बात तक नहीं करूंगी। मेरी बहन मुझे समझाती थी कि ऐसा नहीं होता, बात सिर्फ मर्द औरत के रिश्ते की नहीं है, किसी भी रिश्ते को हम बांध के नहीं रख सकते, वो कभी भी हमारा साथ छोड़ के जा सकता है। मेरी बहन बड़ी सब्र शुक्र वाली औरत थी और मेरा बहनोई बहुत ही ज्यादा आशिक मिजाज और हंसी मजाक करने वाला आदमी था, लेकिन वो हंसी मजाक भी हमेशा उल्टी बातों पे ही करता था। उसकी बातों के 2 माने होते थे, वो जू माना जुमले बोला करता था। मेरे बाबा ने ये रिश्ता खुद ही करवाया था, लेकिन अब उसकी हरकतों से वो भी तंग थे। बच्चों की वजह से उसे बर्दाश्त कर लेते थे, क्योंकि मेरी बहन के 3 बच्चे थे जो हमें बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी, मेरे बाबा भी आजकल बीमार रहते थे। मेरी बहन के 3 बच्चे थे और वो फिर से माँ बनने वाली थी। मैंने उसे कहा कि 3 बच्चे हैं, अब तुम फिर से माँ बनने वाली हो, जबकि उसके बच्चे बहुत छोटे थे। इन 7 सालों में वो ये चौथा बच्चा पैदा कर रही थी। उसका बड़ा बेटा 5 साल का था, छोटी बेटी 3 साल की, और जो सबसे छोटा बच्चा था वो भी सिर्फ 1.5 साल का ही था। उसने कहा कि मेरे शौहर को बच्चों का शौक है। मैंने कहा कि तुम उसके सारे शौक का ख्याल रखती हो, लेकिन कभी उसने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। एक तो उसके ऑपरेशन होते थे और कहते हैं कि 4 से ज्यादा ऑपरेशन भी नहीं होते, पर मेरी बहन कहती थी कि लोग 8-8 ऑपरेशन भी करवाते हैं, कुछ नहीं होता। मेरी बहन तो ऐसी शौहर परस्त औरत थी, लेकिन उसे उसके हिसाब से अच्छा शौहर नहीं मिला था। मेरी बहन की तबीयत रात को खराब हो गई और उसके शौहर ने हमें बताने की जहमत भी नहीं की। या तो वो जल्दी जल्दी में भूल गया था, या फिर उसने जानबूझकर ही नहीं बताया। लेकिन इस दफा ये हुआ कि मेरी बहन बच न सकी और उसका बच्चा भी इस दुनिया में न रहा। डॉक्टर ने कहा कि आपका वक्फा बहुत कम था और आपकी बीवी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। बच्चा भी सेहतमंद नहीं था, लगता है उन्होंने आराम भी नहीं किया, इसीलिए वो बच्चा इस दुनिया में न रहा और आपकी बीवी को भी हम न बचा सके। जब हमारे बहनोई ने फोन करके हमें ये खबर सुनाई तो हमारे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। ऐसा लगा जैसे मेरे लिए तो आज ही कयामत आ गई है। मेरी बड़ी बहन जो मेरी माँ की जगह थी वो इस दुनिया से चली गई। मुझे ऐसा लगा कि फिर से मेरी माँ मर गई है। मैं जब घर गई तो बच्चे बेयारो मददगार पड़े थे, घर की हालत बिखरी हुई थी। मेरा बहनोई भी बुरी तरह रो रहा था, मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। मैं सब कुछ संभालती रही, बच्चों को संभाला, मेहमानों को भी। बहन को देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा। कफन दफन हो गया तो अगले दिन कुल रख लिए गए, कुल भी खत्म हो गए थे। मेरे बाबा घर में अकेले थे क्योंकि उन्हें जल्दी वापस भेज दिया था। मुझे भी जाना था पर मेरे बहनों ने मुझे कहा कि तुम रुक जाओ, बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे इनको संभालूंगा। मेरी अम्मी ने आना है लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची हैं। मेरी बहन की सास उसके मुंह पर नहीं आई थी क्योंकि वो लोग कराची में होते थे, लेकिन ये कराची था, कोई लंदन तो नहीं था। आज तीसरा दिन था और उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। शायद वो जानबूझकर नहीं आ रहे थे कि यहाँ पर आएंगे तो बच्चों को संभालना पड़ेगा। मेरी बहन बताती थी कि उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उन्होंने कभी हाल चाल न पूछा तो अब मरने पर भी क्यों आती। मैंने बच्चों को देखा तो मेरा दिल पसीज गया। वाकई उन्हें छोड़कर जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, अपने साथ भी नहीं ले जा सकती थी। वहां पे बाबा बीमार थे, वो उनसे तंग हो जाते और उनका इतना सारा सामान अपने साथ कैसे लेकर जाती।
बड़े बच्चे के पेपर भी होने वाले थे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। मेरा बहनोई बड़ा रंजीता था, वो घर से बाहर चला गया। मैंने सारे घर को साफ किया, बच्चों के लिए खाना पकाया, उन्हें नहलाया धुलाया। उन्होंने कहा कि अम्मी कहाँ हैं? जब उन्होंने ये सवाल किया तो मैं लाजवाब हो गई। मैंने कहा कि वो बाहर के मुल्क चली गई हैं, 1-2 साल में वापस आ जाएंगी। बड़े बेटे ने कहा कि 1-2 साल तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, आपका एक दोस्त है ना, उसके बाबा बाहर के मुल्क होते हैं। उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि इसी तरह आपकी अम्मी भी बाहर के मुल्क गई हैं। किसी के बाबा जाते हैं तो किसी की अम्मी जाती हैं, लेकिन बच्चों के लिए ही जाते हैं। जिस तरह उसके बाबा 2 साल बाद वापस आ जाएंगे, उसी तरह तुम्हारी अम्मी भी आ जाएंगी। उसने कहा कि मुझे अम्मी की बड़ी याद आएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए तो उसने कहा कि खाला, आप क्यों रो रही हैं? मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी अम्मी की याद आ रही है, लेकिन वो वापस आ जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। मैं बच्चों को झूठी तसल्ली दे रही थी, लेकिन उस वक्त मैं और क्या कर सकती थी? मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं उसे कैसे कहती कि तेरी माँ मर गई है? जब कफन दफन का इंतजाम हो रहा था, जब जनाजा जा रहा था, तो बच्चों को साथ वाली औरत के घर छोड़ा था, जिसके बच्चों के साथ ये लोग खेला करते थे। ये हंसी खुशी खेल रहे थे। इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी माँ हमेशा के लिए घर से जा रही है और कभी वापस नहीं आएगी। मैंने बच्चों को सुला दिया और अपने कपड़े वगैरह लेकर अपनी बहन की अलमारी में रखने के लिए अलमारी खोली तो हैरान रह गई। अलमारी तो बिल्कुल खाली थी। मेरी बहन तो कहती थी कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तुम्हारे जीजू वैसे जैसे भी हों मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। लेकिन इस अलमारी में तो कुछ भी नहीं था। 1-2 पुराने सूट थे, वो भी हमने ही उसे दिए थे। जब मैंने दराज खोला तो उसमें भी कुछ नहीं पड़ा था, और लॉकर में भी 2-3 हजार रुपए पड़े थे। जबकि मेरी बहन कहती थी कि मुझे महीने का खर्चा मिलता है, मैं जमा करती रहती हूँ। मैंने इतने सारे जूते लिए हैं, जेवरात लिए हैं, कपड़े बनाती रहती हूँ। जब मैं उसे कहती थी कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तो मुझे वो ये सारी बातें बताया करती थी। लेकिन अलमारी से अंदाजा हो रहा था कि वो कितनी खुश थी। इसका मतलब कि मेरा बहनोई उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बेचारी झूठ बोलती थी ताकि हमें परेशान न कर सके। कितनी परेशान रही होगी वो, छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसती रही होगी। इंसान की अपनी भी कुछ जरूरतें होती हैं जिनसे वो इनकार नहीं कर सकता। जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ता है, पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए होते हैं, नहाना धोना हो तो साबुन शैम्पू का भी खर्चा आता है। उसके बाथरूम में भी कोई ढंग का शैम्पू नहीं पड़ा था, बस बच्चों की चीजें पड़ी थी। शायद बच्चों का शैम्पू ही लगा लिया करती थी। कैसी जिंदगी गुजारी उसने। अब इस बात का जवाब हम किससे मांगेंगे? जिसके लिए हमने झगड़ा करना था वो तो इस दुनिया से ही चली गई। लेकिन आज मुझे बहुत बुरी खबर मिली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने किचन में जाकर देखा, वहां पर भी कुछ हालात मुख्तलिफ नहीं थे। वहां भी ठीक से चीजें नहीं पड़ी थीं। ये तो अभी दफन का इंतजाम हुआ था और घर में मेहमान आए थे, तो कुछ राशन पानी पड़ा था जिसे इस्तेमाल करके मैंने घर में खाना बनाया था और बच्चों को खाना वगैरह भी खिलाया था। ये भी अजीब रस्म है कि एक तो हमारा नुकसान हो गया, ऊपर से लोग हमें ये कहते हैं कि चलो जल्दी करो, गोश्त मंगवाओ, बरादरी को खाना खिलाना है। वैसे मेरे बहनोई के इतने ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे, और हमारे भी रिश्तेदार कम ही थे, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी, तो उनके रिश्तेदार भी हमसे दूर हो गए और बाबा भी बीमार पड़े थे। उनसे भी कोई मिलने नहीं आता था, इसलिए बाबा ने भी सबसे रिश्ता खत्म कर दिया था। मेरी बहनोई का रवैया ही ऐसा था, अखलाक ऐसा था कि उसका भी ज्यादा लोगों से ताल्लुक नहीं था। थोड़े बहुत लोग आए थे, जिसमें कुछ मोहल्लेदार भी थे। एक मोहल्लेदार औरत मेरे पास आई थी। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई, लेकिन वो भी जल्दी में थी और मैं भी। उसने कहा कि तुम्हारी बहन को क्या हुआ? मैंने कहा कि उसका बच्चा होने वाला था, उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में उसे बचा न सके। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी बहन के साथ कुछ और ही हुआ है, क्योंकि जिस रात उसे ऑपरेशन के लिए लेकर गए थे, उससे थोड़ी देर पहले ही तुम्हारा बहनोई अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा था और वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो कहने लगी कि हाँ, झगड़ा कर रहा था उसके साथ, और झगड़ा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, किसी बहुत बड़ी बात पे झगड़ा हो रहा था। तुम्हारी बहन की आवाजें आ रही थीं। वो कह रही थी कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर उसकी चिल्लाने की आवाज आने लगी। फिर बिल्कुल खामोशी छा गई, और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस की आवाज आई, जिसमें तुम्हारी बहन को लेकर चले गए। मेरा बेटा बाहर निकला था। उसने पूछा तो तुम्हारी बहनों ने यही कहा था कि बच्चा होने वाला है, तबीयत खराब हो गई है। और जब वापस आए तो तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं थी। जब तक तुम लोगों को बताया नहीं था, तब तक मैयत के पास मैं ही बैठी थी। उस औरत ने मुझे एक ही सांस में ये सब कुछ बताया।
میں اس کی تفصیل سے بات نہ سن سکی کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ وہ بھی چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے بہنوئی سے بہت ڈرتی ہوں، یہ بڑے ہی عجیب سے انسان ہے، میں اس لیے اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتانا چاہتی، اور اگر میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میں نے یہ بات تمہیں بتائی ہے تو وہ غصہ ہوگا۔ میری بہن اتنی مشکلوں میں تھی، مجھے اس بات کی خبر تک نہ تھی، پر اب میں کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ بچے بھی بہت ڈرے سہمے سے تھے، لیکن میرا بہنوئی تو سب کے سامنے بڑا پریشان پھر رہا تھا، رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ ابھی تو میری بیوی کی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو ہم نے پوری زندگی ساتھ گزارنی تھی، پر وہ یہاں سے رخصت ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گا؟ میں تو اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس کے گھر والوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان بچوں کو سنبھالیں، لیکن اس کی ماں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب انہوں نے آنا بھی نہیں تھا۔ آخر 3 بچوں کو کون سنبھالتا؟ کوئی بھی نہیں سنبھالتا۔ بات صرف سنبھالنے کی نہیں تھی، کھلانے پلانے کی بھی تو تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنے بابا سے فون کر کے پوچھا کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ ان کے پاس ان کا ایک کزن آ گیا تھا جو ان کا خیال رکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھ میں تو ہمت نہیں ہوتی بچوں کو دیکھنے کی، اس گھر میں بیٹھنے کی، نہیں تو میں بھی وہاں رک جاتا۔ مجھے میری بیٹی کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ میں نے کہا، کیا ہم بچوں کو ساتھ لا سکتے ہیں؟ میرے بابا کا کہنا تھا کہ یہ بات تو ہم اشرف کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا وہ ان بچوں کے لیے دوسری شادی کرے گا یا پھر نہیں کرے گا۔ یہ سارے معاملات تو بعد میں طے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ بچوں کو دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ لگتا ہے بہن اچھے حالات میں نہیں رہ رہی تھی۔ میرے بابا نے کہا کہ تمہاری بہن بڑی اچھی تھی، صبر شکر کرنے والی تھی، اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر وہ ہمیں بتاتی تو ہم کچھ کرتے۔ میں نے کہا، اچھی تھی تبھی تو اس دنیا سے چلی گئی، اگر بری ہوتی تو ہمیں ضرور بتاتی کہ اس کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے، کم سے کم زندہ تو ہوتی۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ میرے بابا خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے مجھے ایسی بات کہی جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتائی تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ایسے ہی ہوگا۔ میں نے بھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے سوچنا چاہیے تھا۔ میرے بہنوئی کے لیے تو میں نامحرم ہی تھی، اور ہمارے آپس میں کوئی اس طرح کا ماحول بھی نہیں تھا۔ میرے بابا نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تم رات کو اس گھر کے اندر نہیں سونا، بلکہ باہر گیسٹ ہاؤس میں جا کر سو جانا، کیونکہ پہلے بات اور تھی، تمہاری بہن گھر پہ ہوتی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ تمہارے بہنوئی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں بچوں کے کمرے میں سو جاتی، لیکن میری بہن نے بچوں کے کمرے کو ایسے سیٹ کیا تھا کہ یہاں پر میرے لیے جگہ نہیں تھی۔ 3 بچوں کو ایک جگہ پر تو رکھا تھا، اور جگہ کہاں سے لاتے؟ اور میں اپنی بہن کے بیڈ روم میں تو نہیں سو سکتی تھی۔ اندر 2 ہی کمرے تھے، باہر گیسٹ ہاؤس تھا جو کہ دراصل بیٹھک تھی، لیکن ان لوگوں نے تو اسے گیسٹ ہاؤس بنا رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ بس میں وہیں پر جا کر سو جاؤں گی۔ ظاہر ہے برا لگتا ہے کہ میں بھی اندر سوؤں اور میرا بہنوئی بھی، ہمارا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں پردے کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ میرے بہنوئی کے ہاں ایسا نہیں تھا، لیکن جب وہ ہمارے گھر آتا تو وہ اس چیز کا احترام کرتا تھا۔ لیکن اتنے سالوں میں ہمارے گھر وہ 1-2 دفعہ ہی آیا تھا۔ بہن کو بھی بھیج دیتا، لیکن خود نہیں آتا تھا، سلام دعا بھی نہیں کرتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہیں پر جا کر سو جاؤں گی، 2-4 دن یہاں رہوں گی، اور میری بہنوئی کا غم ذرا کم ہو جائے تو اس کے بعد اس سے پوچھوں گی کہ بچوں کا کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ بچوں کو اس کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ بچے بھی بہت چھوٹے تھے، وہ بچوں کو سنبھالنے والا مرد کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ میری بہن کے معاملے میں بھی اسی طرح پیش آتا تھا، بچے کو تب تک نہ اٹھاتا جب تک بچہ 1-2 سال کا نہیں ہو جاتا، بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اور سنبھالنے میں مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے میری بہن کو کوئی نوکرانی بھی نہیں رکھ کر دی تھی، جبکہ اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے۔ میری بہن بیچاری خود ہی بچوں کو سنبھالتی، جبکہ بچوں میں وقفہ بھی بہت کم تھا، اور سارے گھر کو بھی سنبھالتی تھی۔ اس کی زندگی بڑی بری تھی۔ جب لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے تو میرے کانوں نے ایک بات سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں ہی بچوں کی ماں ہوں، خالہ بھی تو آدھی ماں ہوتی ہے۔ اب اگر میرے اندر عقل ہو اور اشرف مجھے اس قابل سمجھے تو مجھ پر یہ ذمہ داری آ سکتی ہے، اور میں اس سے شادی کر لوں اور ان بچوں کو ہمیشہ کے لیے پالوں۔ میں نے یہ بات سنی تھی لیکن کسی کو کہی نہیں تھی۔ میں تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میری شادی کی عمر ضرور ہو گئی تھی، لیکن میرے خیال میں ابھی شادی کہیں بھی نہیں تھی، اور میں اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو میرا بہنوئی تھا، اور یہ انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ شادی کی جاتی۔ اس نے میری بہن کی زندگی برباد کی،
अब क्या मैं अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करवा लेती? मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी बहन के बच्चों को संभालती और बेशक किसी से भी शादी न करती, लेकिन अशरफ से शादी करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो कह रहा था कि मैं लोगों को निपटा रहा हूँ, वो घर पर नहीं था, पता नहीं क्या कर रहा था। उसने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि बच्चे सो गए हैं। मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा, तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगता? मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे जिस बात से डर लगता था वो हो गया है। मेरी बहन मेरा सब कुछ थी, वो मुझे छोड़कर चली गई है। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने कहा कि बस मेरे थोड़े बहुत काम है, मैंने देगो वालों को बताना है, मैं भी आता हूँ। जबकि देगो वाले तो शाम को ही चले गए थे। पता नहीं कहाँ था, क्या कर रहा था और किसके साथ मसरूफ बैठा था। मुझे इस तरह बता रहा था जैसे मैं उसकी बीवी हूँ। क्या मेरी बहन को भी फोन करके ऐसे ही बताता था? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे जब भी आए चाहे ना आए। मैंने जाकर अपना बिस्तरा गेस्ट हाउस में बिछा दिया। एक नज़र बच्चों को देखने के लिए आई और आकर उनके पास बैठ गई तो आंखें फिर से भरने लगीं। अपनी बहन की याद आ रही थी। वो मुझे कहती थी कि वो अच्छा शौहर है और अच्छा बाप भी, लेकिन मुझे वो किसी भी हवाले से अच्छा नहीं लगा था और ना ही अच्छा बाप। उसने भी फोन करके पूछा, ये भी गनीमत है। न जाने उसने कैसे पूछ लिया। उसकी शक्ल देख के ऐसा लगता तो नहीं था। अगर वो यहाँ पर होता तो मुझे यही कहता कि तुम्हें बाहर गेस्ट हाउस में सोने की क्या जरूरत है, तुम इधर ही सो जाओ। लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सिखाया था कि एक हद में रहते हैं। जब मेरी बहन जिंदा थी मैं तब भी आती तो बहन के साथ कमरे में सोती थी और ये बाहर जाकर सोता था, लेकिन मैं सिर्फ 1-2 दफा ही आई थी। मैंने एक नज़र बच्चों को देखा, वो सुकून से सो रहे थे। उसके बाद मैंने पानी पिया और गेस्ट हाउस की तरफ चली गई। वहां जाकर बैठी तो अकेले में फिर से बहन की याद आने लगी। अभी उसे गए हुए 3 दिन ही हुए थे। मैं याद ना करती तो और क्या करती। एक दफा उसने मुझे कहा था कि अगर मैं मर भी गई तो तुम ये समझना कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, मैं जहां भी जाऊंगी तुम्हें देखती रहूंगी। मुझे उसकी यही बात याद आई तो रोते रोते चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मुझे उसके परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा कि मुझे वहम हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे साथ ही मौजूद है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, लेकिन अगर ये सिर्फ वहम था तो उसके परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही थी? मैं हैरान हो गई। मेरी बहन हमेशा से एक ही परफ्यूम लगाया करती थी और मैं कहती थी कि मुझे तुमसे जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। वो कहती थी कि मेरी खुशबू नहीं है, ये परफ्यूम की खुशबू है जो मैं रोज लगाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा होने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई, लेकिन बेड पर भी नींद नहीं आ रही थी तो जमीन पर लेटने की कोशिश की, लेकिन एक मंजर देखकर हैरान रह गई। जमीन पर कारपेट नहीं था, जबकि कारपेट का निशान पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि इस जगह पर पहले कारपेट मौजूद था, लेकिन कारपेट को किसी ने हटा लिया। मैं हैरान हुई कि कारपेट यहाँ से कहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद देखा तो कारपेट सामने ही रोल हुआ पड़ा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा मोटा लग रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब गई मुझे मेरी बहन के परफ्यूम की मजीद खुशबू आने लगी। मेरा दिल अचानक से बैठ गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे इस कारपेट के अंदर कोई है, जैसे किसी को इस कारपेट के अंदर लपेट दिया गया है। जब मैंने कारपेट का एक सिरा पीछे किया तो मेरी ऐसी चीखें निकली कि आसपास के मोहल्ले वालों ने भी जरूर सुनी होगी। मैं पागलों की तरह बाहर भागी और जाकर अपने बहनोई से टकरा गई। उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? उसे नहीं पता था कि मैं घर से आई हूँ या गेस्ट हाउस से, क्योंकि मुझे सारा मामला समझ आ गया था। मैंने कहा कि वो किचन में चूहा था। उसने कहा, तुम चूहे से डर गई? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं होता। तुम्हारी बहन बीमार थी, घर की ठीक तरह से सफाई नहीं हुई, इसलिए चूहे आ गए होंगे। जाकर बच्चों के कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, हाँ हाँ मैं जा ही रही थी, बस मैं जाकर बच्चों के कमरे में बैठ गई। मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। फौरन अपने बाबा को फोन किया। बाबा को वो बात बताई और बाबा भी हैरान रह गए। उसके बाद बाबा ने अपने कुछ रिश्तेदारों को कॉल की, जिसमें मेरे चाचू और चाचू के बेटे वगैरह थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि बच्चों के पास ही रहना, हम लोग आ रहे हैं। मैंने बच्चों को अपने गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मैंने कैसा मंजर देखा था। थोड़ी देर के बाद वो लोग आ गए। मेरा बहनोई भी आ चुका था और वो अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी कर रहा था। जब उसने देखा कि अचानक से इतने सारे लोग मेरे घर क्यों आ गए हैं, तो उन्होंने आते ही उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि मेरी बहन को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बहनोई था। अभी तक उसका वक्त पूरा नहीं हुआ था। उसकी तबीयत खराब नहीं हुई थी,
بلکہ اس نے خود اسے قتل کیا تھا، کیونکہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی زبان سے خود یہ بات تسلیم کی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی کے 3 بچے ہو گئے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر چلا لیا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ امیر تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے شادی کر کے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں باہر کے ملک چلا جاؤں گا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچہ بھیجتا رہوں گا، لیکن واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ بات میری بیوی کو پتہ چل گئی۔ اس نے کہا میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، جبکہ اس لڑکی کو میں نے اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسے ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے اس کا نمبر بھی لے لیا۔ ہماری لڑائی ہونے لگی، جھگڑا ہونے لگا اور مجبوراً مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں نے اس کی لاش کو گیسٹ ہاؤس میں رکھ دیا، کارپیٹ کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ سوچا تھا کہ صبح جب سارے مہمان چلے جائیں گے تو پانی میں پھینک دوں گا۔ اب مجھے یاد آیا کہ ہمسائی سچ کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کی بہت بری طرح سے لڑائی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اچانک سے خاموشی چھا گئی اور اگلے دن پتہ چلا کہ تمہاری بہن اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کتنا ظالم انسان تھا، اس نے کتنا ظلم کیا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ ہم لوگوں نے اس پر کیس کروا دیا۔ ہم لوگوں سے بالکل بھی معافی نہیں دینے والے تھے۔ بچوں کو گھر لے آئے، اس کے گھر کو تالا لگا دیا۔ بچے ہمارے پاس ہی ہیں اور ابھی تک کیس چل رہا ہے، جلدی فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہم نے پولیس سے کہا ہے کہ اسے پھانسی سے کم سزا نہیں دلوائیں گے، یہ اسی قابل ہے۔ میری بہن بیچاری تو بلا وجہ ہی ماری گئی، اس کا کیا قصور تھا؟ ظاہر ہے اسے دکھ ہوا ہوگا کہ جس انسان کے لیے اس نے اتنی قربانی دی، بلاخر وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، بے وفائی کر رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا۔ ایسے میں وہ اور کیا کرتی؟ جھگڑا ہی تو کر رہی تھی اور اسی میں اس کی جان چلی گئی۔ میری بہن مجھے بہت یاد آتی ہے، لیکن اب اس کے بچوں کو میں ہی پال رہی ہوں اور سوچتی ہوں کہ ہمیشہ میں ہی ان کا خیال رکھوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی ساری زندگی کیوں نہ قربان کرنی پڑ جائے۔